Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 3, the United Nations Organization. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, in part 1, we have completed till here. We'll start part 2 with main organs of the United Nations. बेटा हम एक कंट्री को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते तो यूनाइटेड नेशंस तो कितनी कंट्रीज में इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करता है, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। तो इतना सारा काम क्या इजीली हो जाता होगा? नहीं होता है बेटा। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बना रखे हैं, डिफरेंट एजेंसीज बना रखी हैं, जिनके थ्रू वो इस तरीके से काम कर पाए कि कोई प्रॉब्लम वर्ल्ड ऑर्डर में ना हो। ठीक है, तो पहले अभी हम इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। पहला है जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। पहले हम लोग जनरल असेंबली को डिस्कस करेंगे। तो बच्चा जितनी भी यूनाइटेड नेशन में मेंबर कंट्रीज होती हैं वो सारी ही जनरल असेंबली की मेंबर होती हैं। Once you become the member of United Nations, you also become the member of General Assembly. हर मेंबर को परमिट किया जाता है कि वो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे यूएन में, पर वो 5 मेंबर आएंगे भी ना बेटा तो उनको एक ही वोटिंग राइट होगा। मतलब ईच मेंबर नेशन, ईच मेंबर कंट्री हैज 1 वोट। भले आप अपनी कंट्री से 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, 5 रिप्रेजेंटेटिव तक एक कंट्री से आ सकते हैं, पर उन्हें वोट कितना ही मिलेगा बेटा? 1। जो जनरल असेंबली होती है उसकी मीटिंग साल भर में एक बार होती है, पर कई बार ये लोग एक से ज़्यादा बार भी मीटिंग कर लेते हैं। देखो, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर चल रहा था, ईरान इराक में टेंशन चल रहे थे, अभी रशिया यूक्रेन में जब वॉर चल रहा था, तो ये लोग बेटा साल भर में 1 से 2 बार 3 बार भी मिलते हैं। जब स्पेशल सेशंस लगते हैं, कब लगते हैं स्पेशल सेशन इनके? इमरजेंसी, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट का रीज़न बन सकती हो, ऐसी कोई अगर इमरजेंसी हो तो ये लोग ज़्यादा बार भी मिल सकते हैं, अदरवाइज एक बार तो इनको मिलना ही है। अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो इनको मिलना पड़ा। जो डिसीजंस होते हैं जो जनरल असेंबली में लिए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। सपोज करो 193 कंट्रीज हैं, तो 193 कंट्रीज का आधा कितना होता है? 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, मतलब 97 कंट्री जब हाँ बोलेगी तो काम हो जाएगा, है ना। 50% से ज़्यादा लोग अगर किसी काम के लिए हाँ बोलते तो वो हो जाएगा। पर कुछ कुछ केसेस में बेटा सिंपल मेजॉरिटी से बात नहीं बनती, उसमें 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। 2/3 मेजॉरिटी बोले तो 66.66% लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे। सपोज करो 193 कंट्री है तो इसका आप 67% निकाल लें और बता दें भाई इतने मेंबर नेशन हाँ बोलने चाहिए अगर काम करवाना है तो। आई बात समझ में? फंक्शंस पढ़ेंगे तो भाई ये यूएन के बजट को अप्रूव करते हैं, कंसिडर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस को जो बजट बनता है बेटा उसको अप्रूव करने का काम किसका ही होता है? जनरल असेंबली का होता है। फिर उसके बाद ये नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अदर काउंसिल्स एंड ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो देखो यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट ऑर्गन है उनके मेंबर को भी इलेक्ट करेंगे, नॉन परमानेंट मेंबर को भी यही इलेक्ट करेंगे। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरीके से भी एडवाइस देगा उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग ये सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट करेंगे। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, फिर ये जो जनरल असेंबली होती है ये यूएन के डिफरेंट ऑर्गन में जो जो काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करते हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, इवन डिसआर्मामेंट की बात भी करते हैं। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? देखो हमने बहुत सारे वेपन्स तो बना लिए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए हैं, तो अब यूनाइटेड नेशंस का काम ये है कि धीरे धीरे कंट्रीज से कहे कि आप अपने अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दो, एटम बॉम्ब को किसी तरीके से डिफ्यूज, मतलब इस तरीके से करो कि वो काम के फ्यूचर में ना रह जाए। ये अलर्ट द सिक्योरिटी काउंसिल व्हेन द वर्ल्ड इज इन डेंजर, ये सिक्योरिटी काउंसिल को अलर्ट करता है जब वर्ल्ड में कोई डेंजर आए। ये यूएन की रिपोर्ट्स को रिसीव करता है, इवन उन पे डिस्कशंस करता है।
इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स यहीं पे डिस्कस की जाती हैं, उनका सोल्यूशन जनरल असेंबली में ही निकाला जाता है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट होती है उसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन से भी जो रिपोर्ट आती है उसको देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है भाई यूनाइटेड नेशंस का। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है? विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, यूएसए, चाइना। 5 permanent members of USA, Britain, Russia, France, USA and China. ठीक है बात, 1 2 3 4 5। ये कौन है? परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ये ही 5 परमानेंट मेंबर एंजॉय करते हैं वीटो पावर को। वीटो पावर क्या होती है? राइट टू रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट करने का राइट। ये 5 परमानेंट मेंबर, या इस काउंसिल को मैंने पावरफुल इसीलिए कहा क्योंकि बेटा ये 5 परमानेंट मेंबर्स, अगर इनमें से कोई एक भी किसी चीज के लिए ना बोल देना, नो बोल देना, तो वो काम होगा ही नहीं, भले ही 192 कंट्रीज हाँ क्यों ना बोल रही हो। वीटो मीन्स क्या होता है? राइट टू रिजेक्ट। कितनी कंट्रीज के पास अवेलेबल है? 5। वो कौन सी 5 है? जो वर्ल्ड वॉर 2 में विनर साइड में रही, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड चाइना। 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए, यूके। यूके बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें जनरल असेंबली चुनती है 2 साल के लिए। वीटो का मतलब क्या होता है वो देख लो। पावर और द पावर टू कास्ट, राइट टू रिजेक्ट, समझ लो आप, तो ये तो हर कुछ लिखा है, राइट टू रिजेक्ट। चलो हम शुरू से पढ़ लेते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो एंटाइटल करते हैं वीटो को, वीटो पावर को, ठीक है। और पावर टू कास्ट नेगेटिव वोट, नेगेटिव वोट देने का राइट इनके पास होता है। इनके पास वीटो है, मतलब सिर्फ रिजेक्ट का डिसीजन समझ लो, राइट टू रिजेक्ट, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? राइट टू रिजेक्ट। फंक्शंस क्या है इनके? सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये रिकमेंड करता है कि भाई हर डिस्प्यूट का पीसफुल सेटलमेंट हो, ठीक है। इट रिकमेंड्स पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ भी रहा है, कोई डिस्प्यूट्स हैं भी, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराओ और इन्वेस्टिगेशन करा के उन्हें शांतिमय तरीके से सॉल्व करो। ये मिलिट्री एक्शंस भी लेता है एग्रेसर कंट्रीज के अगेंस्ट में। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये मिलिट्री एक्शंस भी लेगा अग्रेसर कंट्री के अगेंस्ट में। ये जजेस को इलेक्ट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर वो हेग में है। कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में है। और देखो, जब एक स्टेट में 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उनका हाई कोर्ट हो जाता है। एक कंट्री में 2 स्टेट, 2 गवर्नमेंट अगर लड़ रही हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। पर व्हाट अबाउट व्हेन 2 कंट्री फॉट? अगर 2 कंट्रियां लड़ाई करेंगी तो क्या होगा बेटा? तो उसके लिए हम जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को कौन इलेक्ट करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। इट ऑल्सो रिकमेंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। अभी देखो 193 कंट्रीज ही हैं, और भी कंट्रीज अभी रिमेनिंग है जो यूएन का पार्ट बन सकती हैं, तो उनको भी रिकमेंड यही करते हैं कि भाई इसको भी पार्ट बना लो, इसको भी बना लो। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को। मेंबरशिप कैसे है, कौन कौन है? तो इसमें 54 मेंबर्स हैं जिन्हें इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। कितने सालों के लिए? 3 ईयर्स के लिए। 3 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर होते हैं इसमें बेटा? 54। मतलब हर कंट्री को इसमें आने का मौका मिलता है, क्योंकि एक बार में 54 कंट्रीज की मेंबर होती हैं, है ना। और सिर्फ कितने साल के लिए होती है? 3 साल के लिए होती हैं। बेटा ये पूरे साल में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मीटिंग्स होती हैं, पर स्पेशली जुलाई में ये स्पेशल सेशन रखते हैं जिसमें कि ये मेजर इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है बात। फंक्शंस क्या हैं इनके? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस करना, समाज को बदलना,
ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना, आप कैसे नए बिजनेस को बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, पुअर पीपल के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब भी देखना इनका काम है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स के टुवर्ड्स हमारा ध्यान आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, हर ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है, उसे कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलने ही चाहिए, इसके बाद भी ये करते हैं। ये क्रिएट करते हैं, क्रिएट्स अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स को बेटा? हेल्थ इश्यूज की जो प्रॉब्लम है, फीमेल मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, उसको कम करने की बात करते हैं। ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, सोशल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वीमेन, ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ना, अभी हम प्रॉब्लम देखते हैं कि यार किसी को भी अटैक आ जा रहा है, शुगर की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, तो हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करते हैं ये लोग, उन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। ड्रग्स, पूरे सातों कॉन्टिनेंट में ड्रग एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, उसके रिगार्ड से बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, औरतों का स्टेटस कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं। सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ यूएन। यूएन की बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जैसे हम बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। चेक पॉइंट के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल, किसको डिस्कस करेंगे बेटा? ट्रस्टीशिप काउंसिल को। आज तो इस काउंसिल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जब ये बनी थी ना बच्चा, तो इसका एक ही एम था कि कॉलोनियल रूल को ख़त्म करना और सारे देशों को आज़ाद कर देना, इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करना। हर छोटी बड़ी कंट्री जो अपनी इंडिपेंडेंस को आज़ाद नहीं कर पा रही है, उसको हेल्प करके उसको आज़ाद कराना, इसके लिए बना था। पर आज तो सारी कंट्री आज़ाद हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया अब इसका कोई काम नहीं है। चलो, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था वो बनाया था कि भैया वो सारी टेरिटरीज जो कहीं ना कहीं फॉरेन रूल के अंदर हैं, उनको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। इसके अलावा जो टेरिटरीज हैं, जो जर्मनी, जापान, इटली, वो किसके कंट्रोल में आ जाए? ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखो, विनर्स रहे थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, USA, तो इन्होंने जो जर्मनी, जापान, इटली की टेरिटरीज को जीता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्हें ट्रस्टीशिप काउंसिल को दे दिया गया। इन्हें एडमिनिस्टर करने का काम किसके पास था? UN मेंबर्स के पास था, ठीक है। और इस तरीके से इन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा था कि ये जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो जाए। ये जो काउंसिल था इस तरीके से भी काम करता है कि भाई जो भी डिसीजंस लिए जाएं, उनमें जनरल असेंबली की हाँ हो, ठीक है। द काउंसिल फंक्शन अंडर द अथॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जैसा कहेगी, यही वैसा ही करते थे। इन्होंने पलाव को इंडिपेंडेंस दिला दी, जो कि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी थी। तो यहाँ से ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपनी काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया और अपने एम को अचीव कर लिया, और इसके बाद से इसके ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए। पलाव वो लास्ट टेरिटरी थी जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इंडिपेंडेंट करा के अपने काम को पूरा कर दिया, और इसके बाद इसके ऑपरेशन सस्पेंड हो गए। हाउएवर इट कंटिन्यूज टू मीट एज एंड व्हेन ओकेजन रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़े तो ये अभी भी अपनी मीटिंग्स करते हैं। अब आएगी बारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो बेटा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेड क्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में है। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये मेन जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। मेंबरशिप, इसमें 15 जजेस होते हैं जिन्हें इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। और सिक्योरिटी काउंसिल कितने सालों के लिए? 9 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उन्हें कौन रिक्रूट करता है, किसके रिकमेंडेशंस पे वो आते हैं? तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। कितने सालों के लिए आते हैं? तो 9 सालों के लिए आते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुपरवाइज करता है द इलेक्शन ऑफ जजेस। कौन सा जज आएगा, उसके इलेक्शन प्रोसेस में मेन रोल सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। देयर कैन नॉट बी 2 जजेस फ्रॉम सेम कंट्री। एक कंट्री से कभी भी 2 जज नहीं होते हैं। 15 जजेस होंगे, 9 साल के लिए होंगे। 15 जजेस, टाइम फ्रेम 9 ईयर्स। कौन कौन एडवाइस करता है? सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। एक कंट्री से 2 जज हो सकते हैं, तो
बिल्कुल नहीं। फंक्शंस ये दो कंट्रीज में होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। और ये लीगल एडवाइजर हैं यूनाइटेड नेशंस के। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है, तो यूएन को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लीगल एडवाइस कौन देता है बच्चा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। जो सेक्रेटेरिएट है वो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूएन का। ये काम करता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत बड़ा स्टाफ इनके पास है, लगभग हज़ारों वर्कर हैं जो काम करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया से हज़ारों वर्कर यूएन के सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं। ये जो स्टाफ होता है इसका काम होता है डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना जो यूएन कर रहा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अगेन यूएसए। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हेड होता है ये अरे रे यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, द सेक्रेटरी जनरल हेड्स द यूएन सेक्रेटेरिएट। इसका जो इसको जो चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, वो 5 सालों के लिए किया जाता है। करंट में एंटोनियो गुटेरस है जो कि कहाँ के? पोर्चुगल के। वो सेक्रेटरी जनरल बने थे 2017 में। ठीक है बात। और फिर वो री इलेक्ट हो गए सेकेंड टर्म के लिए जनवरी 22 में। 17 से तुम 5 साल लगा लो, क्या आ जाता है 22। तो 22 में फिर कोई चेंज होना चाहिए था, पर ये सेकेंड टाइम री इलेक्ट हो गए हैं। फिर से ध्यान से सुनो, सेक्रेटेरिएट मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये जो सेक्रेटेरिएट है इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कब चुने गए थे? 17 में चुने गए थे, 22 में वापस से चुने गए। जनरली जो सेक्रेटरी होता है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में। ये कभी भी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करा सकते हैं, ट्रीटीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं, इवन बजट एस्टिमेट भी बना सकते हैं। ठीक है, ही और शी ऑल्सो अपॉइंट्स स्टाफ टू द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के लिए स्टाफ भी चुन सकते हैं। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच में। तो इंडिया ने हमेशा ही यूएन को सपोर्ट किया है उसके मिशन को पूरा करने में। इंडिया ने यूएन चार्टर को 1945 में ही साइन कर दिया था। इस तरीके से हम भी एक फाउंडिंग मेंबर थे यूएन के। हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उसके पहले ही हमने यूएन चार्टर को साइन कर दिया था। इंडिया ने बहुत सारे मिशंस में पार्ट लिया है एंड कोऑपरेटेड इन मेनी अदर्स। बहुत सारे मिशंस में डायरेक्टली पार्ट लिया है, बहुत सारे में इनडायरेक्ट कोऑपरेशन किया है। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को। ठीक है, इन फॉर्मर यूरोपियन कॉलोनीज अंगोला, लीबिया, मलेशिया, तुनिशिया, इंडोनेशिया, ये सब यूरोप की कॉलोनीज थी। तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है इनको इस तरीके से कि यहाँ से कॉलोनियल रूल हट जाए, ये अपना रूल एस्टेब्लिश कर ले। कहाँ कहाँ पर बेटा? अंगोलिया, लीबिया, मलेशिया, तुनिशिया, इंडोनेशिया। बेटा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसीज़ होती है, जैसे अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था, इसके अगेंस्ट में हमेशा इंडिया ने आवाज़ उठाई है। इवन ये नए मेंबर को एडमिट कराने में भी हमेशा हेल्प करता है। इंडिया ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भेजा था एज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूनाइटेड नेशंस की अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। पैलेस्टाइन, सोमालिया, बॉस्निया, इराक, अफ़गानिस्तान, यहाँ जहाँ जहाँ भी ज़रूरत लगी है हमने हमारी आर्मी को भेजा है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस। इंडिया हमेशा यूएन एजेंसीज को हेल्प करता है टू ऑपरेट फ्रॉम इट सॉइल। भाई आप आओ, हमारे यहाँ हेडक्वार्टर बनाओ, हमारे यहाँ रहो, कुछ इम्पोर्टेंट काम करो, है ना। और जितने भी इश्यूज होते हैं उनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड कराता है। ठीक है, इंडिया हेल्प्ड सम एजेंसीज ऑफ यूएन टू ऑपरेट फ्रॉम इट्स सॉइल। अपनी ज़मीन से हम इनको ऑपरेट करने की परमिशन देते हैं। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इश्यूज दैट दे वर फाइटिंग अगेंस्ट। जिसके लिए भी वो यूएन की एजेंसी काम कर रही होगी उसके लिए वो अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं। कौन? इंडियंस। इंडिया ने अपना मेडिकल फैसिलिटी भी भेजी थी जब कोरियन वॉर चल रहा था 1950 में, गल्फ वॉर चल रहा था 1991 में। एज अ पार्ट ऑफ यूएन एड मिशन, यूनाइटेड नेशंस अपना एड भी प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को जहाँ पर वॉर चल रहे होते हैं, जहाँ कैजुअल्टीज़ बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग
क्रिपल कर जाते हैं, तो उन कंट्रीज में जब यूएन अपना मेडिकल स्टाफ भेजता है तो उसका पार्ट हम इंडियंस भी होते हैं, हम भी मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजते हैं। और हमने कहाँ कहाँ भेजी बेटा? कोरियन वार में भेजी, कोरिया भेजी 1915 में, गल्फ वॉर में भेजी। बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिन्होंने यूएन को सर्व किया है, जैसे नागेंद्र सिंह, बीएन राव, जस्टिस पाठक, ये जजेस रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट के। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया ने एक नई पॉलिसी जनरेट की, नई पॉलिसी डिवाइस की, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर चल रहा था बच्चा, यूएसएसआर, जिसे आज हम रशिया बोलते हैं, पहले भी रशिया बोलते थे। ये रशिया का एक क्या बोलना चाहिए, ग्रुप था। ग्रुप भी मैं गलत बोल रही हूँ, क्या बोलेंगे भाई, एक एसोसिएशन था ऐसे समझ लो, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, रशिया उसका मेजर मेंबर थी। और किसके बीच में? यूएसए के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। ठीक है, यूएसएसआर ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट, और यूएसए का है नेटो। और यही नेटो अभी लड़ाई का कारण बना ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये वही वाला नेटो है। तो रशिया वर्सेस यूएसए हो गया किस टाइम में? कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो हमको रशिया भी अप्रोच करता था इंडिया को कि आओ आप हमारे मेंबर, हमारे वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करो। यूएसए बोलता था आप हमारे नेटो को ज्वाइन करो, पर इंडिया ने बोला नो नो नो, नहीं तो हम वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करेंगे, ना ही नेटो को ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हम नॉन अलाइन रहना चाहते हैं, न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहते हैं। और इस वजह से टेंशन्स को कम किया एक तरीके से। दो पावर ब्लॉक के बीच में इंडिया बेनिफिशियरी रहा है यूएन असिस्टेंस का बहुत सारे ओकेजन पे। ऐसा नहीं है बेटा कि हमेशा हमने यूएन के लिए सब कुछ किया, बहुत बार यूएन ने भी हमें हेल्प किया है। Agriculture in Rajasthan has been made possible with the help of Food and Agriculture Organization FAO ने हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर को पॉसिबल बनाया। FAO ने हेल्प किया अनकल्टिवेटेड रीजन जो कि था तराई, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन था वो अनकल्टिवेटेड था, मार्शी एरिया था, उसको कल्टीवेशन में कल्टीएबल बनाया किसने? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तराई रीजन मार्शी रीजन था, उसको कल्टीएबल रीजन में कन्वर्ट किया FAO ने। इट हैज़ हेल्प्ड इंडियन सेट अप मेनी इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। हायर एजुकेशन की बात ये करते हैं। और जो सबसे बड़ा एफर्ट लगाया FAO ने वो ये था, फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन चलाया 1960 में इंडिया में। और फिर हम सक्सेसफुल भी हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो FAO का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर FAO का रोल लिखने को आए तो क्या लिखोगे? कि इसने हमें फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनने में हेल्प की, इन्होंने राजस्थान वाले एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल बनाया, इन्होंने तराई वाले रीजन को कल्टीएबल बनाने में हमारी हेल्प की, फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन चलाया 1960 में। WHO भी हमारी बहुत मदद करता है भैया बहुत सारी डिसीजेज से फाइट करने में, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स। इवन इसने इंडिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया है, मेडिकल ट्रेनिंग दी है बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, जिसे हम यूनिसेफ भी कहते हैं, ये भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इंडिया में। इसने इंडिया में चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया। अचीवमेंट्स की बात करेंगे अब हम, अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा वॉर को प्रिवेंट करने में, पर इसके फिर भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं भी। देखो यार, जब हम एक फैमिली में रह के बिना लड़े नहीं रह सकते, एक स्टेट में इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, कंट्री में तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो 193 कंट्रीज में कैसे कोई युद्ध होने से रोक सकता है? बहुत मुश्किल बात है भाई। हम मान रहे हैं कि जो यूएन है वो पार्शियली सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हुआ, अब जो छोटे छोटे वॉर हो रहे हैं वो तो होंगे ही। वो तो क्या बोलेंगे, इनएविटेबल है। कभी हम रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे, कभी किसी और के लिए लड़ेंगे, फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई यूएन ठीक ठाक काम कर ही रहा है। यूएन ने इफेक्टिव मेजर्स लिए हैं पीस को रेस्टोर करने में, वॉर स्ट्राइकन एरियाज में, जैसे कोरियन वॉर चल रहा था, सुएज कैनाल क्राइसिस थी, गल्फ वॉर था, पर ये इन वॉर को होने से नहीं रोक पाया। बहुत सारी कॉलोनीज थी जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, इनको इंडिपेंडेंस दिलाई यूएन ने, यूएन के सपोर्ट से आज़ाद हुए। यूएन ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर
अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और उन्हें कंपेल किया कि भाई तुम लोग ये अपार्थाइड के प्रैक्टिसेस को छोड़ो। ये यूएन के जब सैंक्शंस लग जाते हैं बेटा तो अच्छी अच्छी कंट्रियों के होस्ट ठिकाने आ जाते हैं। इसने एक्टिवली इंटरवीन किया है न्यूक्लियर आर्म रेस को स्टॉप करने में, नहीं तो हर कंट्री जंग में लगी पड़ी थी। जंग नहीं मतलब क्या बोलना चाहिए, कंपटीशन में लगी पड़ी थी। अच्छा तुम्हारे पास 5 न्यूक्लियर बम, मैंने 10 बना दिए, फिर दूसरी बोली मैंने 15 बना दिए। तो इस आर्म रेस को रोका है यूएन ने और हमेशा इस बात को आगे रखा है कि न्यूक्लियर पावर का यूज़ पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, है ना, माउंटेनियस एरिया में। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.